Good evening, everyone. Very good evening. How are you all? कैसे हो भाई सारे? हाँ. Good evening. Good evening. Just wait. Let's wait a minute or two. Then we'll begin our lecture. ठीक है? तब तक मुझे बता दो फिर कैसे गई आज की आपकी छुट्टी, वेकेशन? हाँ. कैसे आज का दिन जो है आप सेलिब्रेट कर रहे हो? मतलब एक ऐसा दिन जिस पे हम दशहरा भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, गांधी जयंती जो है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो राम जी और गांधी जी ने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि राम जी ने ये दिखाया कि कैसे जो है बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। वहीं गांधी जी ने भी यही दिखाया कि ब्रिटिशर्स जो है वो हम पे कितना अत्याचार कर रहे थे, कैसे कैसे उनको जो है एक एक स्टेप करके उन्होंने हमारे देश से निकाला है। सो कैसा रहा आज का दिन आपका, बताइए। देखो, अगर रावण जलाना होता तो भाई यहाँ पे थोड़ी आती मैं आप सबसे मिलने। चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू एसएससी अड्डा 247। और इसी के साथ आप सबको गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, और गांधी जयंती के साथ हैप्पी दशहरा। मैं जानती हूँ आप लोग कह रहे होंगे कि मैम आपने क्लास बहुत गलत टाइम पे रखी है, हमें जो है रावण जलने देखने जाना है, ठीक है, हमें दशहरा देखना है, राइट? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? यही सोच रहे हैं यार, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ का जो रावण है, मेरे ख्याल से दैट इज कि अभी तक हमने ये एग्जाम क्लियर क्यों नहीं किया, उसको जो है फटाफट से खत्म कर लेते हैं। और इसी के साथ जो है आज हम जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। देखो, हमने आपके पीवाईक्यूज एनालिसिस किए, ठीक है। उन पीवाईक्यूज में हमने क्या देखा कि करंट अफेयर अच्छे आ रहे थे, यस, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनमें से भी क्वेश्चंस बन रहे थे। तो आज मैंने क्या करा है, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट बनाया है बेटा, जिसमें से आपको जो है पेपर में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम कौन सा पेपर, नॉन टीचिंग है या फिर टीचिंग? यार सुनो मेरी बात, टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, हम डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये टीचिंग के लिए भी है और ये नॉन टीचिंग के लिए भी है, ठीक है। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है जनरल अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन से पहले जिस भी बच्चे को इस पर्टिकुलर लेक्चर के क्या चाहिए, पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, फटाफट से जाइए। और ये रहा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। फटाफट से जाके इस टेलीग्राम चैनल को जो है आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट होगा रिगार्डिंग एनी लेक्चर तो वो आपको यहीं पे मिलेगा, राइट? ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A? कि इनमें से जो आपके अनुच्छेद 51A है उसके अंतर्गत जो है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फर्स्ट क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडिया। सेकेंड, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। थर्ड, टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली। एंड डी क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। बताइए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यानी मूल अधिकार जो है वो नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट से। पहला ही क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल ऐसा कर देगा, यार बहुत सोचना पड़ रहा है, ये क्या पूछ लिया मैम ने, कैसे पूछ लिया? तो जल्दी से बताओ कि क्या है ये सवाल। बी, ओके। जिया बेटा ध्यान से दो, जिया तुम पूरी क्लास में अच्छे से जवाब देती हो, ठीक है, राइट? और आज गलत। अंशिका एसी चल रहा है, ठीक है, तो एसी की वजह से थोड़ा सा मेरे को खांसी हो रही थी, तो मैंने कहा यार बीमार होने से बेटर है कि भाई पहले ही जिपर पहन लिया जाए। चलो, वेरी गुड संदीप, वेरी गुड। यस, करेक्ट क्या है यहां पे अगर हम बात करते हैं, टू पे टैक्सेस।
बिल्कुल सही यार, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहली बात तो फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, कुछ ऐसे मूल अधिकार, कुछ ऐसे मूल कर्तव्य जो आपको दे दिए जाते हैं कि देखो यार ये तुम्हारे अधिकार है ताकि जो तुम्हारा जीवन है वो अच्छे से बीते, ठीक है। ये क्या है, कुछ तुम्हारी ड्यूटीज है कि जब तक तुम क्या हो, भारत के नागरिक हो, तो इन सारी ड्यूटीज को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, समझे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नॉट पूछा गया है हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, जिसमें से सबसे पहला तो यही होता है कि हमें क्या है, अपने संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम जो है उसकी हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट उसी ड्यूटीज में आता है कि हमें जो है साइंटिफिक साइड में भी अपने इंडिया को क्या करना है, डेवलप करना है। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं, ये भी कहा गया है ड्यूटी में कि आपको अपना एनवायरनमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, और कभी भी मौका मिले कि उस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना है तो उस मौके को जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे कर्तव्य जो आपको दिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अधिकार ही मिले, अधिकार मिले हैं तो कुछ मॉरल वैल्यूज भी तो आनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो आनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो मॉरल वैल्यूज जो है बेटा कहाँ पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें देखने को मिलती है। कौन से आर्टिकल में है, 51A में हमें ये देखने को मिलेंगे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखना। अच्छा, वहीं अगर आपसे सवाल पूछते हैं फंडामेंटल राइट्स का, यहां पे मैं पूछती हूं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, फटाफट बताओ। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं बताइए। जल्दी बताओ, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, हाँ कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। पिटाई हो जाएगी किसी ने अगर ये फंडामेंटल राइट्स जो है मुझे गलत बताए, बहुत जोर की पिटाई हो जाएगी। यस, वेरी गुड। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक अधिकार, क्यों हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे साथ कोई भी भेदभाव ना हो, हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना हो, और अगर मान लो डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो उनकी प्रोटेक्शन की बात भी बेटा कहां पे की गई है, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में जो है की गई है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स कहां पे आते हैं याद रखना, अरे ये फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके पार्ट 3 में, ठीक है। एक और चीज याद रखना, जब पार्ट 3 के तुमसे क्या है आर्टिकल्स पूछे जाएंगे कि पार्ट 3 में कितने आर्टिकल्स है, याद रखना 14 to 35, सॉरी यहां पे आएंगे आपके 12 to 35। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि फंडामेंटल राइट्स में कितने आर्टिकल्स है तो याद रखना 12 to 32। तो ये याद रखिएगा कि पार्ट 3 के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स 12 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और कहां तक जाते हैं, 35 तक जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूं फंडामेंटल राइट्स की, यहां पे फिर एक मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, और वो ये है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो 14 आर्टिकल से लेके 32 तक शुरू होते हैं। अंडरस्टूड, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना यहां पे आप लोग, हाँ यस करेक्ट, ठीक है। पहला फंडामेंटल राइट कौन सा होता है, राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, है ना, फिर क्या होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल, फिर क्या आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर क्या होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। चलो अब आ जाओ अगले सवाल पे, क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओके अब ये क्या है बताती हूं, आर नॉन जस्टिसिएबल, ओके, बट विच प्रोविजन मेक्स द स्टेट ड्यूटी बाउंड टू अप्लाई देम। इसमें से एक आर्टिकल जो है इसको जस्टिफाई कर रहा है एंड यू हैव टू फाइंड इट। अब अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपी क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक ऐसा ग्रुप
ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जहां पे किसी भी राज्य के लिए कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या सोचकर पॉलिसी बनानी चाहिए, वो सारी बातें जो है यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। इसी डीपीएसपी में हमारे पास क्या आते हैं, 3 डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं कि इनके बेसिस पे क्या बनेगी, आपकी पॉलिसीज बनेगी। सबसे पहले कौन सी होती है, सोशियो इकोनॉमिक, फिर है गांधीयन, फिर है लिबरल। ठीक है, देखो सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे हमारे समाज में जो लोग हैं, ठीक है, वो आपके सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे क्या है, बराबरी पे आ सके। गांधीयन कौन सी होती हैं, जो गांधी जी के थॉट्स थे, जैसे कि सबसे बड़ा उनका थॉट क्या था कि हमारे पास क्या होगा, एक अर्बन एरिया होगा और एक रूरल एरिया होगा, राइट। अर्बन एरिया थोड़ा सा डेवलप्ड होगा, वहीं जो रूरल एरिया है वो इतना ज्यादा डेवलप्ड आपका नहीं होगा। दोनों को ही क्या चाहिए होगी, अलग प्रकार की सरकार जो है वो चाहिए होगी। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा आज हमारे पास क्या है, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, जिसको हम लोकल बॉडीज भी कहते हैं, जैसे कि पंचायत फॉर योर रूरल एरियाज, जैसे कि विलेजेस हो गए, एंड म्युनिसिपैलिटी फॉर योर अर्बन एरियाज। ठीक है। लिबरल का मतलब क्या होता है कि ठीक है, कुछ पॉलिसीज होंगी जो बाहर से दिखाएंगी दैट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट वो पॉलिसीज के अंदर क्या होंगी, हिडन रिस्ट्रिक्शंस होंगी, है ना। चले, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं एंड सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज योर आर्टिकल 37 एंड मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये समझ आ गया, व्हाट इज नॉन जस्टिसेबल। देखो फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ इन पर्टिकुलर अधिकारों पे क्या हुआ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हो गया डिस्क्रिमिनेशन, तो आप उस केस में डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि देखिए मेरे जो है फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया डीपीएसपी में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्टेट लेवल पे पॉलिसीज है। ओके, तो याद रखना। अब एक चीज और यहीं पे नोट डाउन कर लो फिर, यस, कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो इन फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल कहा गया है। ठीक है, जस्टिसेबल का मतलब कि आपको अगर इन पे क्या होता है, कोई भी अन्याय होता है, आपका वायलेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो आपको जो है इस पे न्याय दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट। वहीं आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और ये दोनों ही बच्चा आर्टिकल ये कहते हैं कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का क्या हुआ है, खंडन हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपको न्याय दिया जाएगा, अलग अलग कोर्ट में दिया जाएगा। एक और चीज भी याद रखना कि आप जो है डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्टली के लिए क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है आपसे क्वेश्चन कर सकता है बेटा, क्वेश्चन करेगा वो कि तुम हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। अगर तुमने एक वैलिड आंसर दे दिया देन वेल एंड गुड, वरना वो ये भी कह सकता है कि आप जो है ये पर्टिकुलर केस पहले हाई कोर्ट में जाके क्या कर लीजिए, वर्डिक्ट उसकी देख लीजिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड संदीप। यस, इसमें क्या है, 5 रिट्स होती हैं। अब रिट्स क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये है एक तरीके का सॉल्यूशन। क्या क्या, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेर्शरी एंड क्वा वारंटो। चलिए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मनी बिल कैन डील विद मैटर्स इन, कि जो मनी बिल है वो किसके मैटर्स देखता है, एनी फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, ओनली मैटर इन आर्टिकल 110 का फर्स्ट क्लॉज, या फिर
एनी मैटर सर्टिफाइड बाय द स्पीकर या फिर एनी मैटर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बताइए कौन सा होगा? हाँ बताओ जल्दी। यस रचित, फाइव रेट्स प्लस लीगल। संदीप लीगल भी बोल सकते हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो दैट विल बी टेकन केयर बाय द हाई कोर्ट एज वेल इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल ओनली। अभी तक मुझे सिर्फ किसने, वंशिका, एसएससी लवर, वाव वाव। जनाब जी आप प्लीज अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है? हमें पता है आपको एसएससी एग्जाम से बहुत प्यार है, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए हमें। हम आपकी तारीफ करने वाले थे कि अरे आपने सही आंसर दिया है। चलो, जिया ने भी सही आंसर दिया, यस वेरी गुड। सो हाईलाइट ही मैंने इसलिए किया था, मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? 110 में है, ठीक है? सो 110 के अंदर जो भी मैटर्स क्या किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है? उन मैटर्स को हम क्या कहते हैं? मनी बिल में रखते हैं। नाउ फाइनेंशियल, एनी फाइनेंशियल मैटर्स के लिए हमारे पास क्या होता है? फाइनेंशियल बिल। क्या होता है? फाइनेंशियल बिल होता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है? स्पीकर की जब हम बात करते हैं तो स्पीकर ना डिसाइड करता है दैट अ बिल इज मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल। व्हाई? ये समझो कि स्पीकर ऐसा क्यों करता है। देखो, सो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए इन बिल्स का, पहला मनी और दूसरा फाइनेंशियल, ठीक है? तो ये बिल्स क्या हैं? एक स्पेशल पावर है। क्या है? एक स्पेशल पावर है, ठीक है? किसकी स्पेशल पावर है अगर मैं बात करती हूं तो ये लोकसभा की स्पेशल पावर है। किसकी स्पेशल पावर है? लोकसभा की, ठीक है? तो लोकसभा में क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। यही स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो बिल आया है वो ऑर्डिनरी होगा तो दोनों हाउसेस डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर वो बिल मनी बिल या फाइनेंशियल बिल होगा तो वो सिर्फ कौन देखेगा? लोकसभा जो है वो देखेगी, ठीक है? इसलिए यहां पे ये पॉइंट आया। तो यहां पे स्पीकर बेटा देखता है, ये एनी मैटर नहीं होगा, ये एनी बिल हो सकता था, ठीक है? कि किसी भी बिल को देख सकता है, तब एक बार हम कंसीडर करते। बाकी एनी मैटर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, देखिए व्हेन इट कम्स टू मनी बिल और फाइनेंशियल, बोथ द बिल्स आर समवेयर रिलेटेड टू योर पब्लिक एक्सपेंडिचर ओनली, बट yes in different manners. We cannot say in similar manners, but yeah in different manner. Okay, next question. हाँ जी, which pair of rate is correctly matched with its purpose? So अभी हम रेट्स की बात कर रहे थे, तो यहां पे कौन से रेट जो है वो सही मैच की गई है, ठीक है? ट्राई करो, देन आई लेट यू नो कि कौन सी कहां से मैच होगी, ठीक है? चलो बताओ फटाफट से। पहली है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या कहती है? ऑर्डर टू परफॉर्म ड्यूटी। मेंडेमस, रिलीज फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, ठीक है? वही सेशरी, क्वैशेस लोअर कोर्ट ऑर्डर फॉर एरर ऑफ लॉ एंड प्रोहिबिशन, कंपाइल्स फास्टर डिसीजन। जल्दी, यू हैव टू टेल मी द करेक्टली मैच्ड। बेटा पढ़ने आए हो ना, पढ़ने आए हो तो पढ़ाई किया करो, ठीक है? ये ऐसे बदतमीजी वाले कमेंट्स नहीं किया करो। पढ़ने आए हो, अच्छे से पढ़ो, कुछ जीवन में अच्छे बन जाओ। यस, ओके, वेरी गुड मीनाक्षी, वेरी गुड जिया, वेरी गुड अरुणा, वेरी गुड ज्योति। सो अगेन वंशिका वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले आंसर दे दिया, मैम यही है, ठीक है? वेरी गुड, यस। अगर हम बात करते हैं
सो सेरशरी क्या है बेसिकली, यही कहती है, मान लो सेरशरी में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो इस ऑर्डर को खारिज कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। यही बात यहां लिखी गई है और यही बात जो है बिल्कुल सत्य है ना। वहीं हेबियस कॉर्पस क्या होता है, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है इलीगल डिटेंशन, बेसिकली कि भाई तुम्हें जो है क्या कर लिया गया है, उठा के जेल में डाल दिया गया। मतलब ऐसा होता है, देखो माना किसी को जेल में उठा के डाल रहे हैं तो उसके पास ना राइट है भाई, उसके पास भी अधिकार है पूछने का, कैसे डाल रहे हो भाई जेल में आप मुझे, ठीक है, मैंने किया क्या है, मुझे बताओ मैंने किया क्या है, मुझे दिखाओ आपके पास ऑफिशियल वारंट का है। सो दीज काइंड ऑफ स्टफ्स जो है हमारे क्या है, जिसको जेल में लेके जा रहे हैं उसको पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड, ओके। सो यहां पे मान लो कि उठा के जेल में डाल दिया किसी को रेंडमली, तो भाई ये लोग जो हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोल सकते हैं कि देखिए हमें जो है विदाउट एनी इन्फॉर्मिंग कि आपने ये गलती की है, आपके खिलाफ ये वारंट लॉन्च हुआ है, ठीक है, आपको जेल में इसलिए डाल रहे हैं, हमें उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। मेंडेमस क्या कहता है, मेंडेमस में सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट्स कह लो, अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट याद रखो, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है। किस चीज का ऑर्डर देता है कि देखो जो भी तुमने इलीगल काम परफॉर्म किया है या तुमने अपनी गिवन ड्यूटी से जो काम ज्यादा है परफॉर्म किया उसको यहां पे क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है, अपने जितना काम गिवन है उतना ही करो। प्रोहिबिशन नाम से ही क्लियर है, टू स्टॉप और टू फॉरबिड, ठीक है। टू स्टॉप और फॉरबिड का मतलब क्या होता है कि भाई लोअर कोर्ट को बोलना कि रुक जाओ यार, ज्यादा वर्डिक्ट देने की यहां पे जरूरत नहीं है। Yes, Aruna, habeas corpus to present the body, to have the body we can say, ठीक है। Mandamus यानी we command, certiorari क्या होगा फिर आपका, to be certified हो गया, prohibition to stop, ठीक है, qua warranto क्या हो गया, by what authority, ठीक है। Fifth question, the president's veto that let a bill lapse without assist is, कौन सी veto है बताओ। वेरी गुड, नहीं मोहम्मद अली, यस द करेक्ट आंसर इज योर पॉकेट वीटो, ठीक है। कि अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो अपने बिल को अपने पास बिल को रख सकता है, ठीक है, बिना कोई असिस्ट दिए, तो वो क्या होगा, पॉकेट वीटो। नेक्स्ट क्या है, विच फीचर एक्सक्यूज मी, which feature is core to the 73rd constitutional amendment, कि 73rd संवैधानिक संशोधन की कौन सी विशेषता मूल है, क्या वो आपकी 2 टायर पंचायती राज है, 11 schedules with subject है, स्टेट ओनली इलेक्शन कंट्रोल है, या फिर रिजर्वेशन ओनली फॉर SC है, जल्दी बता दीजिए। तुम सब ना ध्यान से देखो बेटा, जो भी यहाँ पे ए बोल रहा है, मैं सिर्फ एक चीज क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि हमारे पास 3 टायर पंचायत है, वी डोंट हैव एनी 2 टियर पंचायत, बट यस वी डू हैव 3 टियर पंचायत। सो थिंक अबाउट योर आंसर वंस अगेन। रचित, ओके, यस, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि हम जब भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि हाँ भाई पंचायती राज आया था, ठीक है, मान लिया। 74th से मान लोगे कि हाँ बिल्कुल मैम म्युनिसिपैलिटी आया था, ठीक है,
बेटा बट पंचायती राज तो आपका 3 टियर सिस्टम नहीं है, तो 2 टियर तो वैसे ही गलत नहीं हो गया आपका, ठीक है, हो गया ना गलत। स्टेट इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन अगर हम बात करते हैं, स्टेट की बात करें, तो वो अमेंडमेंट से क्यों आएगा, खुद सोचो, लॉजिक लगाओ, वो तो हमेशा से नहीं रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। वहीं रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट, भाई जब से संविधान लागू हुआ है तब से वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, सबके लिए है, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज इज गिवन टू देम, है ना। तो ये भी नहीं हुआ, बच्चा क्या दिस कि भाई 11 शेड्यूल में सब्जेक्ट्स, अब ये क्या था, देखो पंचायती राज आया ना, तो बेटा पंचायती राज की जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसीजन लेगी, उनको यहाँ पे सब्जेक्ट्स कहा गया है, ठीक है ना। चलो, यस वेरी गुड रचित, कि 11th में पंचायती राज हुआ था, 12th में म्युनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट जो हैं वो ऐड हुए थे। पीयू बेटा अभी बताया मैंने, ठीक है, अभी बताया मैंने, फिर भी आप गलत आंसर दे रहे हो। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, नाउ ये क्या है, एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चीफ गेस्ट एट इंडियाज 76 रिपब्लिक डे, जो आपके 2025 में अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है, उसके चीफ गेस्ट जो है कौन रहे हैं, ठीक है, क्या वो आपके जोको विडोडो रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रबोवो रहे हैं, फूमियो रहे हैं, कौन रहे आप बताइए मुझे, हु वाज अ चीफ गेस्ट। गुड वंशिका, गुड अरुणा, गुड संदीप, गुड वॉरियर, वेरी गुड रचित जिया, वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट अगेन अ करंट अफेयर। So the union, in the union budget of 2025-26, income up to what is tax free? बेटा ये तो पता ही होना चाहिए भाई, क्योंकि इस पे तो मतलब ऐसे लोग इतने खुश हो गए थे ना कि अरे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो बताओ चलो कौन सा है। अप टू 10 लाख हो गया, 12 लाख यानी 12.75 लाख सैलरी, या फिर 7 लाख और 10 लाख, बता दीजिए। शुभम हर्षवर्धना, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी के साथ मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम सबसे, तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए सालाना, या फिर तुम कितना चाहते हो कि अगर मैं सालाना इतना पैसा कमाऊंगा, ठीक है, तो मेरी लाइफ अच्छी चलेगी, बताओ। आंसर तो तुम्हारे सबके सही है, बिकॉज ये अगर गलत होता तो देखो आज तो तुम्हें डांट पड़ ही जाती। हाँ बिल्कुल सही, अप टू 12 लाख, ठीक है, यानी 12.75 लाख सैलरीड। एक और चीज भी बता देती हूं, मैंने क्वेश्चंस का लेवल कुछ ऐसे असाइन किया है कि पहले आई विल ट्राई टू कंप्लीट द बेसिक क्वेश्चंस, देन आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर मॉडरेट क्वेश्चंस, एंड देन एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, सो दैट तुम्हारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाए, सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे, मैंने तभी कहा आई स्टार्ट फ्रॉम बेसिक देन मॉडरेट देन एडवांस। सो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024-25 प्रोजेक्टेड 25-26 जीडीपी ग्रोथ एट, भाई ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है। कैसे, ये तो मुझे मेरे घर पे मेरा जो ब्रदर है ही इज वेरी मच इनटू इकोनॉमिक्स, ठीक है, सो ये चीज तो भाई पता होनी चाहिए, बताओ।
मुकेश बेटा, आई विल आस्क मैम, ठीक है, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी बेटा। नाइस घोष। यस, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू आंसर। अनमोल प्लीज अपना आंसर देखो बेटा, शायद से आपका आंसर गलत है। यस यस यस, बी बी बी, ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज योर 6.3 से लेके 6.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अनदर करंट अफेयर, पद्म अवार्ड 2025 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने अवार्ड जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, क्या टोटल 139 अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 7 क्या है आपके विभूषण, 19 क्या है भूषण, 113 क्या है श्री। वहीं अगर हम बात करते हैं टोटल 120, 150, 139, तो आपको क्या लगता है कितने अवार्ड्स जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, बताइए कुल। संदीप, ये जो आपके पीछे वाले क्वेश्चंस गए ना, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस है। खुद देखो, इसमें वी कैन नॉट एक्सप्लेन द अदर परसेंटेज, राइट, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आई कैन नॉट अगर हम बात करते हैं डिटेल में नंबर्स का क्या होगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट था, तो ये वाले जो यहाँ क्वेश्चंस है, दीज आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, यस, द करेक्ट आंसर इज योर, टोटल कितने थे 139 आपके अवार्ड्स थे। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग इन हड़प्पा सिविलाइजेशन इज बेस्ट एविडेंस्ड बाय, किससे हमें पता लगता है कि भाई जो टाउन प्लानिंग है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी। जो बच्चे अब कंफ्यूज होंगे मैम व्हाट इज दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेटा कोई बात नहीं, इसको तुम बोल दीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सभ्यता को आगे जाके फिर मोहन जोदारो सिविलाइजेशन जो है वो भी बोला गया, ठीक है। तो बताइए किसकी वजह से, क्या वो थी आपकी रेडिकल स्ट्रीट्स, या फिर ग्रिड पैटर्न एंड एडवांस ड्रेनेज, सिटाडिल विद स्तूपास, या फिर आयरन टूल्स, बताओ। सिटाडिल क्या होते हैं, मान लो सिटाडिल समझ लो कि ये एक जगह बनी हुई है, उस जगह में ना एक पठार जैसा कुछ आपका स्ट्रक्चर है, उस पठार जैसे स्ट्रक्चर पे उस जगह के अध्यक्ष रहते हैं, दैट इज सिटाडिल। स्तूपास क्या होते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे उल्टा डोंगा रख दोगे तो डोम लाइक स्ट्रक्चर को स्तूपास बोलते हैं। रेडिकल स्ट्रीट्स क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्रीट्स है, सड़कें जो है प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। वहीं ग्रिड पैटर्न क्या होता है, आपने अगर कभी कोलाज बनाया हो तो उसमें ग्रिड एक आता है तरीका, ग्रिड का मतलब है कि हर चीज तरीके से बनी हुई है, यानी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में घर है तो घर 3 बने हुए हैं, और ऐसे ही आगे पूरी लाइन में जो है घर बने, यानी सिस्टमैटिकली कि अगर 3 घर बने, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरी रो के लिए रहेगा, बीच बीच में जो है कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम तो था ही। अगर हम बात करते हैं हमसे ज्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन बेटा अगर तुमने देखी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। आज के टाइम से ज्यादा हमें मॉडर्नाइजेशन जो है अपनी हिस्ट्री के सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाती है, समझे। चलो बताइए जल्दी कौन सा होगा आंसर। यहाँ पे बच्चे ए और बी में कंफ्यूज हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचो। द करेक्ट आंसर इज योर ग्रिड सिस्टम, कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो ग्रिड पैटर्न से जो है घर आपके देखने मिलते थे, ठीक है, कि एक रो में अगर 2 ऐसा है कि 0 फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो पूरी रो में 0 फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
तो सिमिलर पैटर्न था जैसे आज के टाइम पे डेवलप्ड बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, एक डेवलप्ड सोसाइटी होती है, वैसा सा पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था, जिससे अगर हम बात करते हैं तो हमें पता लगा कि नहीं, उस टाइम के जो लोग थे वो शायद से आज के समय से थोड़े से ज्यादा क्या थे, मॉडर्न थे। तो अभी वेल डेवलप्ड उनका क्या था, ड्रेनेज सिस्टम। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ड्रेनेज सिस्टम तो भाई बहुत ही जगहों का खराब है, ठीक है, थोड़ी सी बारिश होती है, कुछ राज्य जो हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, नदी तालाब बन जाते हैं, राइट। अगला आ जाओ, अशोकन धामा प्रीमियरली एम्ड एट, किस पे, जो अशोका का धामा है उसने क्या किया था भाई, आपका एक प्रीमियरली एम किया था, यानी सबसे पहले उसने किस पे एम किया था, क्या वो मोनेस्टिक रूल्स थे, एथिकल गवर्नेंस एंड वेलफेयर, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, या फिर क्रिमिनल लॉ? जल्दी बताइए फटाफट। नहीं, इट्स स्पेसिफिकली नॉट अबाउट ओनली वन स्टेट। इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो वेल डेवलप्ड होती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि अरे ये तो आईटी सेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। द पॉइंट इज वहां पे भी ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि थोड़ी सी बारिश होगी और वहां पे क्या होगा, नदी बन जाएंगी। ये तो मैंने खुद भी विटनेस किया है। नदी भी ऐसी कि यहां तक पानी हो जाएगा, ऐसे डूब के जाना पड़ता है उसमें। चलो ओके, ए यस, अब तुम यहां पे थोड़ा सा जो हो गड़बड़ा गए हो, ओके, सबने इतना दिमाग तो लगा लिया, वेरी गुड, इसके लिए चलो तुम्हारे लिए तालियां हैं कि मैम यहाँ पे धामा लिखा है, राइट। अशोकन के साथ धामा कब जुड़ा? हमारे यहां हमने देखा कि कलिंगा वॉर हुई, कलिंगा वॉर ऐसी वॉर हुई कि भाई लाशों के ढेर बन गए, ठीक है, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मेरे घर का बेटा जो है उसकी डेथ हो गई इस वॉर में, मेरा घर उजड़ गया, बच्चों की डेथ हो गई, बहुत कुछ देखा, ठीक है, और लाशों के ऐसे ढेर हैं, चारों तरफ खून खून है, खुद के शरीर पे क्या है, पूरा पूरा खून है। इसको देखते हुए इन्होंने कहा कि मैं जो हूं तलवार छोड़ता हूं और किसकी तरफ बढ़ता हूं, एक तरह से अपनी खुद की सोल की पीस की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, जिसको हमने बोला कि इन्होंने इस वॉर के बाद क्या है, बुद्धिज्म की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। बुद्धिज्म की मैं जब मैं बात करती हूं तो बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं, ठीक है, उन्हीं टीचिंग्स को क्या बोला गया, आपका धामा बोला गया। क्या बोला गया? धामा बोला गया। तो धामा के साथ जब अशोका लगे तो सबसे पहले उन्होंने मोनेस्टिक रूल्स की तरफ नहीं इशारा किया था, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं, कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा भाई, वो यहाँ पे धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं, ये थोड़ी वापस से लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, नहीं। उसके बाद क्रिमिनल लॉज, नो, बचा क्या, बी ऑप्शन, कि उन्होंने अशोकन धामा का मेजर या फिर प्रीमियरली अगर हम बात करते हैं कि क्या मोटो रहा था, तो एथिकल गवर्नेंस एंड वेलफेयर। अंडरस्टूड? तो तुम ना एक चीज याद रखो, मैं यहाँ पे ना एक मेथड यूज करती हूँ, एलिमिनेशन मेथड। तो जब भी तुम एग्जाम देने जाओ ना, हमेशा इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें कितनी नॉलेज है, इट्स अबाउट कि तुम लोग कितने अवेयर हो कि यार क्वेश्चन को मैं एलिमिनेट कैसे करना है। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता तुम्हें, मान लो तुम्हें तो पेपर निकालना है ना, सो यू नीड टू लर्न कि कैसे जो है हम क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगा के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा सवाल सिर्फ इस चीज से सॉल्व नहीं होता बच्चा कि तुम्हें कितना ज्ञान है, वो इससे भी सॉल्व होता है कि तुम्हारा प्रेजेंस कितना है, मेंटली तुम कितने प्रेजेंस हो उस पेपर में। क्योंकि ये तो देखो एक्सपेंशन की बात हो ही नहीं सकती थी, क्रिमिनल लॉ कहां से आ गया, तो बहुत ही क्लियर था कि भाई सबसे पहले इसके बारे में बात नहीं की, ये दोनों हो नहीं सकते, जो बच गया वो आंसर। अगला सवाल, हाँ जी, प्रयाग प्रशस्ति कौन है भाई, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति जो है वो कौन है, जल्दी बताइए। क्या वो चंद्रगुप्त वन है, चंद्रगुप्त टू है, समुद्रगुप्त है, या स्कंदगुप्त है?
ये वही अशोका है बेटा जिनको मौर्यन एम्पायर का बेस्ट एम्परर जो है कहा गया है, ठीक है। एंड इन्होंने ही इतनी वो रखी थी हिम्मत की कलिंगा वॉर इन्होंने लड़ी। एक और चीज भी, बहुत सारी किताबें ने एक तो तुम्हें गलत नॉलेज बहुत जल्दी दे देती हैं। इसमें लिखा गया कि जैसे ही कलिंगा वॉर खत्म हुई ना, इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। नहीं, इन्होंने 2.5 इयर्स तक भाई पहले उस धर्म को समझा, जाना कि सही है कि नहीं। क्यों ऐसा किया? बिकॉज ये उस टाइम पे सम्राट थे, सब इनको अपना आइडियल मानते थे, है ना। तो अगर ये गलत कोई भी रिलीजन फॉलो करने लग जाएंगे, क्वाइट ऑब्वियस इनकी आने वाली जनरेशन जो है उसी को फॉलो करेगी, प्रजा उसी को फॉलो करेगी, और कहीं वो चीज बैकफायर ना कर जाए। इसलिए तो इन्होंने 2.5 इयर्स तक पहले तो इसको समझा, फिर अपनाया था। बताइए इसमें कौन होगा, जल्दी बताइए। बताइए किसकी प्रशंसा करते हैं यहाँ पे आपके प्रयाग प्रशस्ति? सही लिखा ओम, बिल्कुल समुद्रगुप्ता की करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे समुद्रगुप्ता, हाँ ये वही समुद्रगुप्ता है बेटा जिसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्हीं को क्या कहा गया है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। कि ये क्या है, इंडिया के नेपोलियन है, तो समुद्रगुप्ता इज द करेक्ट आंसर। अगला, संगम लिटरेचर इज सोर्स फॉर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो आपका संगम लिटरेचर है वो किसका सोर्स है? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का है, अर्ली तमिल सोसाइटी एंड पॉलिटी का है, वैदिक रिचुअल्स का है, या फिर आपका गुप्ता लैंड ग्रंथ्स का है? जल्दी बताइए। शुभम हर्षवर्धना, जितना तुम दिमाग इन मैसेजेस में लगा रहे हो उसका सिर्फ 5% जो है इन सवालों में लगा लो, कोई अच्छा पेपर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, है ना। घर वालों को भी खुशी महसूस होगी। चलिए बताइए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टरबेंस भी कम होगी। कोई बात नहीं जिया बच्चा, यस बिल्कुल सही। यहाँ पे अर्ली तमिल सोसाइटी एंड पॉलिटी के बारे में बताया गया कि जो हमारी सदन सोसाइटी थी, ठीक है, जो सदन में लोग रहते थे वो लोगों का कल्चर कैसा था। बिकॉज अगर हम बात करें तो भारत में जितनी दिशाएं हैं उतने ही क्या है कल्चर भी है, बहुत अलग अलग कल्चर है। तो उन कल्चर के बारे में कि वहां पे अगर हम बात करते हैं कि उनका शासन कैसा था, ठीक है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव थी, कैसे कैसे उनकी गवर्नमेंट डिवाइडेड थी, सब जो है वो आपके संगम लिटरेचर में बताया गया है, ठीक है। वैदिक रिचुअल्स किधर आ जाएंगे, खुद सोचो, हमारे वेदास में आ जाएंगे, ठीक है। गुप्तास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किधर आएंगे, गुप्ता के टाइम की जितनी बुक्स है उसमें आएंगे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन तो भाई मौर्य के टाइम पे होगी, है ना। संगम के टाइम पे कहां से? चलिए अगला सवाल, इक्ता सिस्टम अंडर दिल्ली सल्तनत मींस कि जो अगर हम बात करते हैं इक्ता सिस्टम का मतलब क्या था, क्या वो हेरिडिटरी जागीर था, या फिर वो रेवेन्यू असेसमेंट फॉर सैलरी ऑडिट था, या फिर वो परमानेंट सेटलमेंट था, या लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स था? जल्दी बताइए। हाँ जी आकाश, यस वेरी गुड, करेक्ट।
इकता सिस्टम क्या था? रेवेन्यू सिस्टम था। यानी अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो है क्या की जाती थी, लैंड असाइन कर दी जाती थी कि आप उस लैंड पे क्या कीजिए, कल्टीवेशन कीजिए, फिर उससे जो भी क्रॉप आएगी उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको क्या देना है, अपनी जो भी राजा है उसको देना है। ठीक है, हेरिडिटरी जागीर इसमें नहीं थी। परमानेंट सेटलमेंट बेटा ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, और इसी को हम अगर कहते हैं जमींदार सिस्टम कहा गया है। इस जमींदार सिस्टम में ये था कि सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स थे, बीच में कौन आते थे, आपके जमींदार, और सबसे नीचे आते थे फार्मर्स। एक ऐसा सिस्टम जहां पे जमींदार फार्मर से क्या लेते थे, आपका टैक्स लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और 90% से ज्यादा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। ठीक है, लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स की अगर हम बात करते हैं, सो इट वाज नॉट स्पेसिफिक टू ब्राह्मण्स। ठीक है, एक टाइम था जब लैंड जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूट या फिर पर्पसेस के लिए सबको ग्रांट की जाती थी, सिर्फ उसमें ब्राह्मण्स का नाम जो है नहीं था। सलीम उसके लिए प्रैक्टिस करो। अगला सवाल, इन मनसबदारी जात सिग्निफाइड, कि जो मनसबदारी है उसमें जो आपकी जात टर्म है उसका मतलब क्या है, कैविलरी टू बी मेंटेन्ड, पर्सनल रैंक और स्टेटस, कैश सैलरी, जागीर्स, असेस्ड रेवेन्यू, बताइए। यस, सही कहा। अगर हम बात करते हैं तो आपकी पर्सनल रैंक और जो स्टेटस है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, जात। अब ये जो मनसबदारी है, ये जो जात है, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, जब मुगल एम्पायर शुरू होता है तो मुगल एम्पायर में हर एक पोस्ट के लिए क्या है, ऐसी टर्म जो है डिवाइड की जाती है और उसको इसके ग्रुप में जो है रखा जाता है। अगला, भक्ति एंड सूफिज्म शेयर्ड, कि भक्तिज्म एंड सूफिज्म ने क्या सिखाया है, क्या वो रिचुअल ऑर्थोडॉक्सिटी है, डिवोशन लव एज पाथ ऑफ डिवाइन है, आइडियल रिजेक्शन है, या फिर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। देखो, भक्ति है एंड साथ के साथ सूफिज्म है, दोनों ही कहीं ना कहीं डिफरेंट धर्म के जो आपके सुपीरियर पावर्स थी उनके बारे में बताते हैं कि कैसे जो है वर्शिप करनी चाहिए, कैसे उनको बिलीव करना चाहिए, कैसे उनमें फेथ जो है वो रखना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर होगा। यस, यहाँ पे डिवोशन लव एज पाथ ऑफ डिवाइन बताया था। ठीक है, कि देखो यार, तुम्हें ऐसे स्ट्रिक्ट रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी तुम्हें उसमें करना पड़ रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं, तुम्हें आइडियल का रिजेक्शन की बात भी नहीं, तुम जिसको बिलीव करते हो उसी को क्या है फॉलो करो, उसी में क्या है फेथ रखो, बिलीव रखो, उसकी एक तरह से वर्शिप करो। वर्शिप इज नॉट अबाउट कि भाई तुम उसकी पूजा करने बैठ गए, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, दान कर रहे हो, उसके लिए तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, नहीं, अलग मतलब होता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, हम सबके लिए वर्शिप करना जो है दैट इज डिफरेंट, है ना। क्या पता मेरे को पूजा करना पसंद हो कि मैं बैठ के धूप बत्ती करूंगी, है ना, किसी को पसंद हो कि बस ऐसे दूर से मत्था टेक लिया, किसी को पसंद हो कि प्रॉपर जैसे नवरात्रे थे अभी तो किसी ने व्रत रखा हो, किसी ने व्रत ना रखा हो। सो हर किसी के एक अलग बिलीफ है ना, वो ही यहाँ पे कहा गया था। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात हो ही नहीं सकती, इट्स अबाउट योर भक्ति एंड सूफिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियर कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857, कि रिवॉल्ट 1857 का मेजर कॉज क्या था, क्या वो आपका प्रोविजनल डियार्की था, क्या वो एनफील्ड राइफल था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट था, या फिर इल्बर्ट एक्ट था, इल्बर्ट बिल था। द करेक्ट आंसर इज योर एनफील्ड राइफल कार्टेज इशू। क्यों ये इशू था, ये कहा गया कि ये जो कार्टेज है, एक्चुअली पॉइंट ये था कि उस टाइम की गन्स बहुत हैवी थी, तो जितने भी सोल्जर्स थे उनको वो जो आपका कार्ट्रिज है उसका पैकेट मुंह से खोलना पड़ता था, जिसकी वजह से कार्ट्रिज जो है उनके यहाँ पे टच होती थी, कई बार मुंह में भी जो है वो अंदर टच होती थी। अब पॉइंट ये आया कि उस कार्ट्रिज में
पिग का क्या है, स्किन है, काउ का क्या है, स्किन और मीट है। अब यहाँ पे दोनों ही रिलीजन, हिंदुइज्म एंड इस्लामिज्म क्या हो गए, एकदम ऑफेंड हो गए, गुस्से में आ गए कि आपने हमारे धर्म के साथ क्या किया है, खिलवाड़ किया है। उस मेजर रीजन की वजह से यहाँ पे रिवॉल्ट 1857 जो है होते हुए दिखती है। व्हाट इज देयर के 2 हाउसेस जो आज भी हैं। वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था, एक ऐसा एक्ट था जिसपे जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस उस पे रोक लगाई गई थी कि देखो आप कुछ भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो नहीं छाप सकते, अगर आपने कुछ भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ छापा तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएंगी। और इसको इंश्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स उस प्रिंटिंग प्रेस के पेपर्स अपने पास ही रखते थे। वहीं इल्बर्ट बिल किस पे था, इल्बर्ट बिल था सुप्रीम कोर्ट जजेस पे, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक इंडियन जज है, एक ब्रिटिशर जज है। जो ब्रिटिशर जज है वो इंडियंस को भी सजा दे सकता है और ब्रिटिशर्स गुनहगारों को भी सजा दे सकता है, लेकिन जो इंडियन जज है वो सिर्फ इंडियंस को ही सजा दे सकता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था कि दोनों ने सेम पढ़ाई की है, दोनों ने सेम मेहनत की है, सो हम लोग न्याय देने के लिए बैठे हैं और न्यायालय में ही यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उस पर अगर हम बात करते हैं तो आपका एल्बर्ट बिल जो है, यहाँ पे एल्बर्ट बिल जो है वो आया था। करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाय द एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, द टाइटल चेंज्ड। तो याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं रिवॉल्ट 1857 की, उसके बाद एक एक्ट आया और वो कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें क्या कर दिया गया कि भाई जो पोजीशन क्या थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी, उसको क्या बना दिया गया, वॉइस राव की जो है पोस्ट आपकी बना दिया गया था। ठीक है, यही था कि नहीं था, बताओ जल्दी। यस, यही था। नेक्स्ट क्या है, द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज बिटवीन, कि जो लखनऊ पैक्ट था वो बेटा किसके बीच में था, कांग्रेस या ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस मॉडरेट्स, कांग्रेस मुस्लिम लीग या होम रूल लीग और कांग्रेस। देखो कांग्रेस क्या है, उस टाइम की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें पता ही है। मॉडरेट्स कौन थे, देखो जब भी हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ही दो भागों में बटी थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स माने नरम दल, जो बात करके चीजों को सुलझाने में विश्वास रखते हैं। वहीं एक्सट्रीमिस्ट माने गरम दल, जो तलवार निकाल के लड़ाई करने के लिए तैयार रहते कि देखो हम जो है अपना हक लड़के ले लेंगे। मुस्लिम लीग क्या थी, एक ऐसा ग्रुप जहां पे मुस्लिम्स ने ही डिमांड करी थी आगे जाकर कि देखिए हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट नेशन चाहिए, जो पाकिस्तान आपका बना भी था। तो अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज योर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। नाउ अब हम इसके आगे के क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज मैंने सारे क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ में ऐड करती रहूंगी, ठीक है। एंड ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगी, सो दैट अगर आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो आप वो भी डिटेल में प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ कुछ मेरे पास आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। अब आप कहोगे क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, देखो अगर आप ये लेक्चर्स लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो आपका इससे एनालिसिस जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी कसर ना छोड़ो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो बेटा उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अड्डा 247 को सर्च करना पड़ेगा, फर्स्ट वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये रहा ऑल कोर्सेज एसएससी, और एसएससी में कहां पे, ये रहा ईएमआरएस नॉन टीचिंग। भाई आज अगर हम बात करते हैं तो इस ईएमआरएस के जितने भी आपके यहाँ पे देखो क्या है, बैचेस हैं, देखो सारे बैचेस हैं यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं, बुक्स भी हैं, ठीक है। आपका टीयर 1 के लिए है, राइट। और अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट बैचेस भी हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक फ्री बैच भी है। तो अगर आप चाहें तो इस जर्नी में हमें अपना परमानेंट पार्टनर बना सकते हैं, गाइडेंस जो है हमसे डेली बेसिस पे जो है ले सकते हैं 1-on-1। और इसके लिए देखो सेल भी चल रही है, बहुत ही अच्छा प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और बेटर प्राइस चाहिए तो क्या करना होगा, फटाफट से इस बाय नाउ पे जाना होगा, ठीक है। और बाय नाउ पे जाते ही ये रहा कूपन कोड, यहाँ पे कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज Y10
18। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगा देंगे, जस्ट अ सेकेंड, 18, जैसे ही कूपन कोड लगा देंगे आपको और भी बेटर प्राइस जो है मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप जो है इस गाइडेंस को जो है अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन सा कूपन कोड लगाना है, दैट इज Y1018, ठीक है। इसी के साथ आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, एंजॉय करिए आप अपना दशहरा, ठीक है। अब फटाफट से जिसको दशहरा मेला में जाना है वो जाके घूम के आ सकता है। वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, एंड यस, गांधी जयंती की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छी तरह खाइए पीजिए और प्लीज एग्जाम फटाफट से क्लियर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल के लिए ये लीजिए। सो आप जो हैं टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे यू विल गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग योर लेक्चर, एंड ये PDF भी आपको